हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू जो कह सकते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक के बाद से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, उसी संदर्भ में कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों जो बीपीएससी में इंटरव्यू हम लोग मॉक ले रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी गलतियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें क्या है नहीं है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य मुद्दा पहला आज है कि बायोडाटा पर क्या क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप लोग देखिए और अपने अंदर सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहली जो बात है हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो बायोडाटा पर ही होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आज नहीं की जाएगी बायोडाटा के संदर्भ में। पहला इसमें दोस्तों परिचय। निश्चित तौर पर जैसे आप इंटरव्यूअर के समक्ष उपस्थित होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, और विशेष तौर पे कहा जाता है कि इसमें अपना नाम और कास्ट का प्रयोग ना कीजिए। जब हम लोग भी इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो जो जवाब हमें मिलता है ना वो बहुत लंबा होता है। मतलब कहने का मतलब अपना नाम बता दिए, उसके बाद अपने पूरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बारे में जॉब के बारे में भी बता दिए, फिर उसके बाद पता वता सब चीज़ डालते हुए मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि लगभग आपका 1 मिनट तक वीडियो चला जा रहा है उसमें। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा निगेटिव समझा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा पता बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको कम से कम आप 2 से 3 लाइन बहुत होता है दोस्तों, 2 से 3 लाइन। तो आप कोशिश कीजिए कि उतना ही बताएं। इसमें आप मुख्य रूप से आप अपने बारे में अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता सकते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है बस उतना ही बताइए, बाकी लोग आगे पूछेंगे आपसे और उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। तो परिचय में इतना ही कीजिए। अगर आपका नाम भी पूछते हैं कि अपना बारे में बताइए तो पहले नाम बताइए, फिर अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के बारे में बता सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पर कार्यरत हूँ, बहुत है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो समस्या आ रही है कि जो लोग खासतौर पे जॉब में नहीं है तो उनसे पूछा जा रहा है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे। ये चीजें बीपीएससी इंटरव्यू में विशेष रूप से पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए 2010 में किसी का ग्रेजुएशन हुआ, किसी का 12 में ग्रेजुएशन, किसी का 14 में ग्रेजुएशन, तो आप पूछा जाता है कि 2012 से अभी तक आप क्या कर रहे थे या 2014 से अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जो पूरा खाली गैप है ना उसे भरना बहुत जरूरी है। तो जो जॉब में नहीं होते बोलते हैं सर मैं तैयारी कर रहा था। भाई इतने दिनों से आप तैयारी में लगे हैं, या एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इस गैप को भरने के लिए कोई अच्छा सा कह सकते हैं कि आप एक एजेंडा बनाइए, एक तरीका बनाइए कि क्या बताया जाए उससे ताकि लोग प्रभावित हों। तो ये चीजें। दूसरी चीजें जो आ रही है आपका कि आप पूछते हैं हम लोग कि सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, खासतौर पे जो जॉब में है वो भी या अन्य लोग कि क्यों आना चाहते हैं। तो कई तरह के जवाब मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे भी दिए हैं, कुछ लोग बड़ा अजीब सा जवाब देते हैं इससे इसमें कुछ किक मिलता है कि भाई ये चीजें क्या है, किक मिलता है। तो किक के लिए और भी कुछ कीजिए ना, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, अन्य चीजों में। तो बीपीएससी के संदर्भ में इस तरह का जवाब बड़ा अजीब सा लगता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना है जब आंसर देते हैं। तो फिर कुछ क्वेश्चन आता है जैसे डेट ऑफ बर्थ पे। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पर, डेट ऑफ बर्थ में देखा जा रहा है कि जैसे डेट में खासतौर पे ईयर पे लोग काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लोग कर भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हमने दे रखा है कि आप कैसे कैसे तैयारी करें। तो ईयर पर काम कर रहे हैं, डेट पर भी कुछ लोग काम किए हैं, किस डेट को कौन कौन सी घटनाएं हैं। लेकिन एक चीज जो आ रहा है जैसे साल में कुछ विशेष चीजें, जैसे कि मान लीजिए इस साल में कोई अगर महान विभूति का जन्म हुआ हो या फिर कोई खिलाड़ी वगैरह का जो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि पॉपुलर हो चुके हैं, तो इन लोगों का जन्म अगर हुआ है तो आप इसको भी देखिए कि इस साल और किन किन का जन्म हुआ था। या फिर अगर साल नहीं करना है तो कम से कम डेट तो जरूर देखिएगा कि इस साल में कौन कौन से डेट को किसी विशेष व्यक्ति का जन्म है। जैसे कि आपके जन्म के दिन ही कोई क्या स्वतंत्रता सेनानी का जन्म है, या कोई खिलाड़ी का जन्म है, या कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या ऐसे कोई जो व्यक्ति जो पीएम रहे हो। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डेट के विशेष संदर्भ में। ये ना भी करे तो कोई बात नहीं। तो ये चीजें 3-4 चीजें हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन की समस्या आ रहा है, वह आ रहा आपका हॉबी पर।
हॉबी के जब संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बड़ा अजीब अजीब सा सवाल देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे कुक पसंद है, तो कुक में जब भी पूछता है कि कोई इंडिया का बेहतरीन मास्टर शेफ हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पर जो शेफ पसंद है, तो कहते सर उतना मैं नहीं जानता, बस मुझे दाल भात चोखा बनाना पसंद है, सब्जी चावल बनाना पसंद है, और इसी को मैं अपना हॉबी मानता हूँ या मानती हूँ। दोस्तों ये कहना बड़ा अजीब सा है कि बस केवल खाना बनाते हैं वही मेरा हॉबी है। तो अगर आपका हॉबी है, निश्चित तौर पर कुकिंग अच्छी हॉबी मानी जाती है, लेकिन उस संदर्भ में पूरा बृहद पैमाने पर आप तैयार रहें। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मुझे सोना पसंद है, ये मेरी हॉबी है। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई। कुछ लोग बोलते हैं घर की सफाई करना हॉबी है। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए और अच्छे आंसर के साथ आइए। कुछ और चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि अब कुछ लोग बोल रहे थे गार्डनिंग अच्छा है, बेहतर माना जाता है आपका हॉबी में, लेकिन जहां फूलों की प्रजाति पर आता हूं मैं या फिर किसी नस्ल के पौधे के बारे में बात करता हूं तो वहां पर जवाब शून्य हो जा रहा है। तो ये समस्या है। अगर आपका गार्डनिंग है तो उस पर आपका मेहनत करके आना चाहिए। फिर इसके बाद आपका एक कुछ सिंगिंग, लोग बोल रहे हैं कि सिंगिंग और लिसनिंग म्यूजिक है पसंद, मेरी हॉबी है। तो हॉबी है तो ठीक है, इससे संदर्भ में क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना। ये केवल बस गाना सुनना हॉबी है तो उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। कुछ लोग से पूछ रहे हैं सुर और ताल में क्या अंतर है, तो बिल्कुल नहीं पता। कोई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताइए जो विशेष तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के साथ, म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ अभिनय भी किया है, तो वहाँ पर समस्या आ रही है कि कौन है नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें, 2-4 म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी याद रखिए, कौन अच्छे म्यूजिक सिंगर हैं, फीमेल सिंगर, मेल सिंगर। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। कुछ लोग का जिससे बात की जा रही है विजिटिंग टू हिस्टोरिकल पैलेस, तो विजिट टू हिस्टोरिकल पैलेस, तो इसके बारे में जब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य के बारे में कोई एक एक हिस्टोरिकल पैलेस का जगह का नाम बताइए, तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा। कुतुब मीनार का निर्माण या मरम्मत किस किस शासक से जुड़ा है, तो वो नहीं बता पा रहे हैं। इसी संदर्भ में आगरा के ताजमहल के वास्तुकार का नाम पूछा तो वो नहीं बता पा रहे हैं। तो हिस्टोरिकल ऐसा नहीं कि बस केवल विजिट कर दिया और बस मैं पूछेगा कि कहाँ आपने घूमा, तो ऐसा नहीं है। हॉबी पर अगर काम करना है, हॉबी के बारे में अगर रखना है किसी चीज़ को, तो उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और भी बात करना चाहूँगा आइडियल पर्सन पर। आइडियल पर्सन पर जहां तक बात है दोस्तों, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 2 आइडियल रखने के लिए। तो ऐसे चीज़ों से बचिए। एक आइडियल बहुत होता है, क्योंकि 2-2 पर काम करना, और ख़ासतौर पे कुछ तो ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जो कहा जाता है जिनका जो व्यापक फलक है, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम। तो ये ऐसे शख्स हैं जिनका क्वेश्चन का जो डायमेंशन है काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो केवल रख नहीं लेना है बल्कि उन पर काम भी करना है। महात्मा गांधी के संदर्भ में जब भी ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है जो हम लोग पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल शून्य में चले जा रहे हैं लोग कि बस रख लिया महात्मा गांधी को, अच्छे थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बस इतना मात्र से नहीं है। ठीक है ना। उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनकी विश्व की सबसे बड़ी देन क्या है उनके अकॉर्डिंग, या फिर उनका बुक का नाम, उनका जन्म का नाम, उनके आत्मकथा किसने लिखी, तो ये सभी चीज़ें आप लोग को तैयारी करना होगा। तो ये रहा कुछ बायोडाटा के संदर्भ में, और भी चीज़ें जो उभर कर सामने आएगी उस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ कम्युनिकेशन समस्याएं भी उभर कर सामने आ रही है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि क्या कम्युनिकेशन में समस्याएं आ रही है और कैसे कैसे इसे दूर किया जाए। दोस्तों कम्युनिकेशन के संदर्भ में पहला है कि जो प्रश्न जानता हुआ आदमी पूछ रहा है, तो एक्साइटमेंट इसमें इतनी हो जा रही है कि लोग, उनका फ्लो बहुत तेज हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कुछ जानते हुए क्वेश्चन में इतनी जल्दी में बता रहे हैं कि फ्लो बहुत तेज उनका दिख रहा है, जिससे संदर्भ में कुछ समस्याएं उभर कर आती है, जैसे कि आवाज का स्पष्ट सुनाई नहीं देना, बहुत तेजी से निकल जा रही है तो आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो रहा बहुत ज्यादा। कहने का मतलब है कि आपने जैसे जान रहे हैं तो बस बिना कुछ सोचे समझे उसका जवाब देना शुरू करते हैं, और बीच में जाकर एक ही वर्ड को 2 बार 3 बार रिपीट करना शुरू करते हैं कि आगे क्या होना। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी सामने वाले प्रश्न पूछते हैं तो बिल्कुल 5 सेकेंड 4-5 सेकेंड आप रुककर गंभीरता के साथ सुने
और एक मन में खाका तैयार करते हुए फिर उस पर आप जवाब दें। और जब जवाब दें तो आपका फ्लो भी धीरे होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा तेज, मतलब इतना बैलेंस होकर आपको बोलना चाहिए कि अगला वर्ड आप क्या बोल रहे हैं यह बिल्कुल आपको ध्यान में रहे। कुछ ऐसा वर्ड ना प्रयोग कर दें जो क्षेत्रीय प्रभावित हो, या कुछ ऐसा वर्ड प्रयोग ना कर दें जिससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ें हैं कि क्वेश्चन को सुनते हुए बहुत लोग अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, क्या है नहीं, और बीच में जाके बात सुने सॉरी सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो दोस्तों जब फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिए कि क्या मैं उस पर बहुत ज़्यादा बता पाऊंगा या थोड़ा सा भी लगे लैग कि नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या स्पष्ट पता नहीं है, तो आप जवाब मत दीजिए। बिल्कुल आप कूल रहिए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चन का जवाब देना या ना देना कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों उस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि क्वेश्चन दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट होगा आपका वो एकेडमिक या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट से हो, या फिर आपका आंकड़ा से संबंधित होता है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो बहुत समस्याएं नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न की प्रवृत्ति होती है, जैसे आपका एथिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे मान लीजिए व्यू पूछेगा कि आपकी ओपिनियन इसमें क्या है, या फिर कुछ क्वेश्चन उस प्रकार के भी होते हैं जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों पर आपको जवाब देना अनिवार्य है, क्योंकि व्यू जानना। अगर यहाँ आप कहते हैं कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, या फिर आपका प्रशासनिक अप्रोच आपसे पूछता है और कहते हैं आप सॉरी सर इसका जवाब नहीं है, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट बनता है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना ही होगा, जवाब देना ही होगा। और उसके लिए क्या है, अभी आप मॉक के दरमियान बिल्कुल इस चीज़ों पर ध्यान करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए एक क्रम में तैयार कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो उभर कर आ रही है दोस्तों, वह है आपका घबराहट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये फर्स्ट मॉक होगा आपका हम लोग के समक्ष, या फिर अन्य जिनको समक्ष भी आप लोग दे रहे होंगे, तो थोड़ी घबराहट होना नेचुरली है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होइएगा, आप अपने चीज़ों को बताइएगा, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों के लोगों के साथ, तो घबराहट जो है दूर हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हो रहा है दोस्तों, तकिया कलाम जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तकिया कलाम। जैसे बिहार में एक प्रवृत्ति है, अधिकांश लोगों में ये पाया जाता है, ठीक है, मतलब हर शब्द के बाद ठीक है, ये चीजें बताने के बाद ठीक है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक प्रशासक को इस तरह का लैंग्वेज प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है बार बार ना बोलें। आप एक आध बार हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसका प्रयोग ना करें। दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें से आ रही है, बीच बीच में लोग बोलते हैं और ऐसे सोचते हैं, तो एक आध हल्का फुल्का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इससे इरिटेट होता है, और इरिटेट होगा तो निश्चित तौर पर नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ में जो खासतौर पर देखने को मिल रही है वह है आपका ई किया जा सकता है, ऊ किया जा सकता है, मतलब इस तरह का जो लैंग्वेज है कि हाँ, इस जैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आप कोरोना के दौरान आप प्रशासक क्षेत्र में बन के जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो उसके संदर्भ में जब आंसर देते हैं तो लोग हाँ बिल्कुल ई कर सकते हैं, तो ई कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, ई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ई यही तो पूछना है ना, क्या कर सकते हैं, तो ई कर सकते हैं, ऊ कर सकते हैं, ये चीज़ भी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें रही, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोग के अंदर एक कह सकते हैं कि जो ये वर्ड है ना, तकिया कलाम या ई कर सकते हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ लोग पूछते हैं कि सर कैसे ठीक किया जाए। तो इसके संदर्भ में यही कहूँगा मैं कि आप जब बैठते हैं अपने आईने के सामने, पर डे बैठिए अभी खासतौर पे, और आधा घंटा तक कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए पेपर पे, और उस पेपर पे केवल क्वेश्चन लिखिए और बैठिए। आईना के सामने बैठ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और उस क्वेश्चन का जैसे अपने मन में ही क्वेश्चन दोहराइए और अपना आंसर दीजिए, और आंसर जब दीजिएगा तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड के दौरान आप बिल्कुल फ्लो में जैसे आप बात करते हैं
उसका जवाब आप देने का कोशिश कीजिए और बाद में सुनने का प्रयास कीजिए कि अपना जो आपने बोला है उसमें कितना रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो रहा है, कितनी तकिया कलामें आ रही है उभरकर, या फिर आपका फ्लो कैसा है, आवाज कैसी है। तो ये सब चीजें जब आप अपने अंदर देखते हैं और बार बार पर डे प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह 10 दिन तक जाते जाते आपकी जो ये अवगुण है वो अवगुण बिल्कुल समाप्त सी हो जाएगी। तो ये चीज कीजिए दोस्तों। और इंटरव्यू के लिए हम लोग तो ले ही रहे हैं, चीजें बताई भी जा रही है, निगेटिव आप क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये सभी चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से करते हैं और निश्चित तौर पे हम कोशिश हमारी रहेगी कि अच्छे स्कोर लाया जाए, अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म तैयारी करवाते हुए आप लोग को सफलता सुनिश्चित कराया जाए दोस्तों। ये रहा हम लोग की चर्चा। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।